विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा अनेक उद्योग और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ आपको सभी को नमस्कार करता हूं। गणेश बापा जी का यह पूरा मौसम रहा। गणेश विसर्जन के दिन हम आपसे पास आए हैं और इसी सप्ताह पैगंबर मोहम्मद जी का जन्मदिन हुआ, ईद मिलाप किया और देश में चारों तरफ बरसात छाई हुई है। एक तरफ अमेरिका की स्थिति ऐसी है कि भारत का जो सबसे ज़्यादा निर्यात था 20% के आसपास, आज हम उस निर्यात के कारण बहुत परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिनपिंग और पुतिन के साथ जो हमारे मोदी जी ने रिश्ते बनाए, कहीं लगता है कि कहीं न कहीं हमको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जितना अमेरिका के निर्यात से लाभ मिला वो शायद हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार अमेरिका से था और हम काफ़ी बिलियन डॉलर के साथ अमेरिका से व्यापार कर रहे थे। अब आते हैं विदर्भ के बारे में। आज विदर्भ में 4 महीने से सतत बरसात होती जा रही है और इस सप्ताह भी काफ़ी अच्छी बरसात हुई और चारों तरफ नदी नाले भर गए हैं और काफ़ी पुलों से पानी छोड़ा गया, काफ़ी गेट में से पानी छोड़ा गया, कई गांव जलमग्न हो गए और कई खेती डूब गई। ऐसा लगता है कि इस बार बरसात विदर्भ में इतना कहर ढा रही है कि आज किसानों को बहुत अपनी फसल का नुकसान उठाना पड़ा और जगह जगह प्रशासन उनके जो नुकसान हुआ है उसका वह जायज़ा आंक रहे हैं। खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी ने तिरंगे के साथ जो मराठा आरक्षण का था, इस सप्ताह बहुत बड़ी जीत हासिल की है। इतने वर्षों का मुद्दा आज उन्होंने आसानी से सुलझा दिया और अब मराठा का जो आंदोलन महाराष्ट्र को जो कमज़ोर कर रहा था, अब देवेंद्र जी की सूझबूझ से और उनके सहकारियों की सूझबूझ से वह सुलझ गया है। और जो 5 दिन का आंदोलन जो बॉम्बे में इस सप्ताह हुआ, वह आंदोलन तिरंगे जी ने वापस ले लिया और अब ऐसा लगता है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र बहुत आगे सक्षम होगा और यहाँ पे निवेश के बहुत अवसर मिलेंगे। दूसरी खुशी की बात है कि देवेंद्र जी ने नागपुर के पास तीसरा रिंग रोड बनाने की योजना बनाई है। इससे नागपुर का बहुत ही कायाकल्प होगा, नागपुर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसी कारण ग्लोबल कंपनी जो PwC है नागपुर में अपनी ब्रांच खोल रही है। यहाँ के लोकल लोगों को कंसल्टेंसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और यहाँ के लोकल लोगों को भी इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। PwC एक दुनिया की सशक्त कंसल्टेंसी फर्म है, उसका नागपुर में आने का मतलब है कि नागपुर का विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ में गोंदिया नागपुर का भी विस्तारीकरण जो रास्ता किया है, वो भी देवेंद्र जी ने अपने सूझबूझ से लिया है। ऐसा लगता है कि कई जो MOU भी साइन है, आर्सेलर मित्तल जैसे को फिर से यहाँ पर स्टील प्लांट डालने के लिए देवेंद्र जी ने आमंत्रित किया, MOU किया, कई स्टील प्लांट के साथ उनके MOU हुए। अब लगता है कि विदर्भ को एक दिशा मिल गई है, विदर्भ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पे निवेश करने के बहुत अच्छे अवसर हो जाएंगे। हमारे विदर्भ में आपको पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारे यहाँ पे मिनरल है, बहुत अच्छा 80% फॉरेस्ट है और 75% मिनरल पूरे विदर्भ में है। उस मिनरल के भरोसे आज विदर्भ बहुत आगे जाने वाला है। उसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी विदर्भ काफ़ी बड़ी ज़मीन है, लेकिन यहाँ पे जो कृषि हो रही है वो तकनीक से नहीं हो रही। जो किसानों को यील्ड मिलता है बहुत कम मिलता है, इसलिए किसानों को उसके कारण अपने के जीने के साधन बहुत कम होते जा रहे हैं और वो ज़मीनें बेचते जा रहा है। अभी देवेंद्र जी को ज़रूरत है कि किसान को किस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ मजबूत कर सके। इसके लिए सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र में किसानों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा और उसके लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और बहुत सारे ऐसे उद्योगों को लाना पड़ेगा जिससे कि किसान सक्षम होते जाएगा। और उसके लिए सक्षम करने के लिए हम बाबू के बारे में बात करेंगे और बाकी भी फसल के बारे में बात करेंगे, जिससे कि विदर्भ का कायाकल्प हम बहुत जल्दी से 2027 के पहले करने में सक्षम हो जाएंगे। हमने पिछले समय इथेनॉल पे बात की थी और सरकार ने अभी एक GR निकालकर ये आदेश दिया है कि जो गन्ने से
मोलासिस बनाते हैं, अब वो सिरप या इसके थ्रू वो इथेनॉल बना सकते हैं। आज देखा जाए तो हिंदुस्तान में चावल का जो प्रोडक्शन है प्रति वर्ष 60 मिलियन टन होता है, जो 4 गुना ज़्यादा है। तो अगर इसमें चावल का उपयोग इथेनॉल के लिए किया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। ब्रह्मपुरी, चंद्रपुर, मूल, गोंदिया, इसके आसपास नागपुर में कई इथेनॉल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी इथेनॉल को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड का हमारा सबसे ज़्यादा डॉलर जा रहा है, उसमें 20% इथेनॉल बनाने का 2025 तक काम हो चुका है। अब 27% तक सरकार 2027 तक करने जा रही है। और अभी जो शक्कर के कारखाने हैं उनको इथेनॉल बनाने के लिए ये सरकार ने परमिशन दे दी है। अब शक्कर के कारखाने जो है इथेनॉल बनाने से बहुत मजबूत हो जाएंगे। और हमारे नागपुर के आसपास गडकरी जी के सहयोग से बहुत सारे शक्कर के कारखाने लगे हैं, वहाँ भी इथेनॉल बनने से वहाँ पे मजबूती आ जाएगी। गडकरी जी के बेटे की जो इंडस्ट्री है निखिल गडकरी जी की, सेंट्रल इंडिया एग्रो लिमिटेड सियाल, उसके शेयरों में बहुत तेज़ी हो रही है। अगर देखा जाए तो उनके घर में 68% शेयर है। लोग जो उन पे ब्लेम कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि जब 68% शेयर खुद के पास है तो बाज़ार में शेयर बहुत कम है, जो उसके कारण भाव निश्चित होना है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। इथेनॉल जो आज अच्छे प्राइस पे जा रहा है और वहीं सरकार को भी फ़ायदा हो रहा है कि हमारी जो 20% आज इथेनॉल हम मिला रहे हैं पेट्रोल के अंतर्गत, वो पेट्रोल में मिलने से हमारे 20% की जो हम विदेशी इनकम जो दे रहे थे, जो डॉलर में हम पेमेंट कर रहे थे उसको ख़रीदने में, आज वो बचेगा। 27% हमारा जो आज डॉलर इतना महंगा होता जा रहा है, अगर 20% आज हमारा बच रहा है तो हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन सरकार ने जो पेट्रोल मिश्रित इथेनॉल है वो उसके कम से कम रेट कम करनी चाहिए। बाकी देशों में कम किया गया है। एक तो हमारे पास उसके प्रॉपर इंजन नहीं है, और दूसरी तरफ अगर सरकार इथेनॉल मिलाकर उसमें फिर से फ़ायदा इतना लूट रही है तो सरकार को वो कम करना चाहिए। यह काम पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत है, ये नितिन जी के अंतर्गत नहीं है। तो ये जवाबदारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की हो जाती है कि वहाँ पर ये करे। लेकिन यहाँ पर कई ट्यूब बन रही है कि नितिन जी उसमें लगे, लिप्त है, ये है, वो है, ये सब गलत बातें हैं। नितिन जी एक विकास पुरुष है, विकास की ओर उनका सब पूरा चल रहा है। और उनका ये भी जोर है कि चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अमरावती जैसे क्षेत्रों से सरकार को काफ़ी रेवेन्यू मिलेगी, जीएसटी मिलेगी, काफ़ी रोजगार उत्पन्न होंगे, जो हमारे मिनरल उसका उपयोग होगा। और जो कृषि में अगर इथेनॉल बनना शुरू होता है तो उसका भी फ़ायदा पेट्रोल में जाने से बहुत बड़ा होगा। और ज़रूरी है कि सियाग जैसी कंपनियां जो है बहुत सारे अच्छे रेट पे चलेगी, क्योंकि इथेनॉल जब इसमें मिलेगा तो उसको ज़रूर जो पेट्रोलियम कंपनियां भाव देगी, भाव मिलने से ज़रूर उसका फ़ायदा निसंदेह इथेनॉल मैन्युफैक्चर को होगा। जैसे हमारे मूल में वडेट्टीवार जी की फैक्ट्री है, चंद्रपुर में भी एक अल्फा लॉजिस्टिक के प्रमोटर उनकी फैक्ट्री है, नागपुर में भी 3 बड़े बड़े प्लांट आ गए हैं। इस तरह देखा जाए तो इथेनॉल से मैन्युफैक्चरिंग में लोगों को निस्संदेह मुनाफा होगा, और ये मुनाफा उनको मिलना चाहिए। हमारे विदर्भ की इकोनॉमी सशक्त होगी, इससे किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा। और गन्ना लगने से वहाँ पे आर्द्रता आती है, वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रमाण बढ़ता है। और विदर्भ में अगर गन्ना लगता है तो पश्चिम महाराष्ट्र के जैसे हम गन्ना और बाम्बू लगने से मजबूत होते जाएंगे। अब हम बाम्बू की बात करते हैं। 2024 में अटल बाम्बू स्मृति योजना बनाई गई। उसमें 10,000 फार्मर्स को बाम्बू जो लागवड़ है वो लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उसके अंतर्गत किसानों की इनकम बढ़ेगी, प्रति हेक्टर 2.5 लाख रुपए किसानों की आय हो जाएगी। और उसमें बहुत सारे, जैसे अगर वो रूट्स बनाते हैं उसमें 100% सब्सिडी, अगर वो किसान उसमें फसल लगाता है, बाम्बू की लागवड़ लगाता है, तो प्रति क्रॉप्स उसको 175 रुपये, ऐसे कई स्कीम दी जा रही है। और उसमें 2 वर्ष तक उसको निरंतर सब्सिडी दी जाएगी। बाम्बू से ये फ़ायदा है कि ये 1 एकड़ में बाम्बू लगने से 12 टन कार्बन जो है वह उत्सर्जन करता है और उसकी जगह ऑक्सीजन देता है। इस तरह जो वातावरण में कार्बन का जो सबसे ज़्यादा प्रमाण है वो बाम्बू के लगाने से वह प्रमाण बहुत कम हो सकता है। जैसे चंद्रपुर, नागपुर, अमरावती, वर्धा में जो थर्मल पावर स्टेशन है, जो वहाँ पे कोल माइन से कई जगह, उसके आसपास में बाम्बू लगाना बहुत ज़रूरी है। और बाम्बू की अगर पैदावार वहाँ लगाते हैं तो वो जो वहाँ पर ऑक्सीजन है वो क्रिएट हो जाएगा। और जो वहाँ पर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उसके कारण बाम्बू की वजह से वहाँ पर जमीन, एक तो ज़मीन उसमें है 75% उसमें उर्वरक हो जाएगी। और जो आज ज़मीन जो कह सकते हैं हम जो कृत्रिम खाद की वजह से, यूरिया की वजह से बहुत अनउपजाऊ होती जा रही थी, वह उपजाऊ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से बाम्बू की
जो फसल लगाने से आज उसके फ़ायदे किसानों को मिलने शुरू हो जाएंगे। और एक जो फसल लगाता किसान 200 लोगों को रोज़गार दे सकता है। और 2024 में योजना शुरू की गई है और इसको कंटिन्यू करते हुए सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र शासन भी महाराष्ट्र बाम्बू मिशन और नेशनल बाम्बू मिशन ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र में बाम्बू बड़े पैमाने पर लगाना चाहते हैं। और विदर्भ के लिए जो आज जंगलों में 70% बाम्बू की फसल है, वो बाम्बू अगर अच्छी पद्धति से लगाई गई, अच्छे उसमें क्रॉप्स लगाए गए, अच्छी उसकी प्रजाति लगाई गई, तो बाम्बू बहुत सारे फर्नीचर में काम आता है, वो बाम्बू जो है अगरबत्ती में काम आता है, वो बाम्बू कंस्ट्रक्शन में काम आता है। आज जो लोहे और उसकी जगह भी आज बाम्बू को इतनी मजबूती रहती है कि वहाँ पर बाम्बू काम कर सकता है। बाम्बू के आजकल फाइबर बना के कपड़े बनाए जा सकते हैं। आज बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन में वहाँ पर कोयले की जगह वहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र बायोफ्यूल लिया जा रहा है। बायोफ्यूल में बाम्बू बहुत बड़ा साथ दे सकता है। कम से कम थर्मल पावर स्टेशन को 5% बायोफ्यूल लेना है, उसके अंदर बाम्बू की फसल उसको बहुत लाभदायक हो सकती है। हमारे क्षेत्र में आज विदर्भ में बाम्बू की फसल बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र या कॉर्पोरेट सेक्टर या अपने खुद के बल पर लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बैंकों को, सरकार को आगे आकर उदारता के साथ इस मिशन को लेना बहुत ज़रूरी है। इस वर्ष सोना और चांदी के कीमतों में 50% का मुनाफा रहा। वहीं शेयर बाज़ार में 3% की पूरे वर्ष में गिरावट रही निफ्टी में। तो देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सोना और चांदी में और उसके भाव और बढ़ते जा रहे हैं। जब तक दुनिया में तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, ये दोनों मेटल के लिक्विडिटी के कारण भाव बढ़ते रहेंगे। और उम्मीद है कि विदर्भ को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ के जितने हमारे ज्वेलर्स हैं उनको भी इसका निस्संदेह फ़ायदा है। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी कम्युनिटी के पास सोने में बहुत आकर्षण है और ये विदर्भ की इकोनॉमी को सशक्त और मजबूत बनाएगा। आज रोकड़ी ज्वेलर जैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के मजबूत पदाधिकारी हैं और इसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस धातु से विदर्भ के विकास में हम आगे जाएंगे। अब हम डिफेंस की बात करते हैं। विदर्भ में डिफेंस के उद्योग लाना बहुत ज़रूरी है। आज डिफेंस में जितना मुनाफा है वह मुनाफा बहुत अच्छा है। दुष्यंत देशपांडे जी ने डिफेंस के क्षेत्र में पदार्पण किया और उन्होंने अपनी कंपनी के द्वारा महाराष्ट्र शासन के साथ डिफेंस के करार भी किया है, जहाँ पे डिफेंस के लिए बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, उनको आगे लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस क्षेत्र को मजबूती के साथ हम ले जा सकते हैं। मैं अगले सप्ताह फिर से आपसे बात करूंगा। हमारे सामने सब्जेक्ट बहुत है, हम किस तरह से विदर्भ को आगे ले जा सकते हैं और उस पर हम हमेशा चर्चा करते रहेंगे और फिर से मिलेंगे। नमस्कार। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।